हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपने सुना बहुत होगा, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे होता है वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, ये हमने अक्सर सुना है, लेकिन क्या कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि कोई क्रिमिनल आपकी कंट्री में क्राइम करके भाग गया है और अब वो दूसरी कंट्री में आराम से रह रहा है, तो क्या कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि उसको उस कंट्री से पकड़ के लाएं और अपनी कंट्री में उसका ट्रायल चला के उसको सज़ा दे सकें, ताकि जिनके साथ गलत हुआ है उनको जस्टिस मिल सके। क्योंकि जो लीगल सिस्टम है उसका ऑब्जेक्टिव तो यही है कि जस्टिस प्रोवाइड करना, जिन्होंने गलत किया है उनको पनिशमेंट भी देना। तो ये कैसे सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं, कैसे जो क्रिमिनल भाग जाते हैं उनको कैसे पकड़ के लाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करती हूँ। तो बेसिकली मैं एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस के बारे में बात कर रही हूँ। एक्स्ट्राडिशन का मतलब ही ये है कि डिलीवरी करना, हैंडओवर करना, सरेंडर करना उन फ्यूजिटिव, मतलब कि उन भगौड़े क्रिमिनल्स को जो अपनी कंट्री में क्राइम करके आए हैं और अब दूसरी कंट्री में आराम से रह रहे हैं। पूरा प्रोसेस है जिसको फॉलो करना पड़ता है और तभी आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो और तभी जो दूसरी कंट्री है उसको एक्सेप्ट करती है और उस क्रिमिनल को जो है वो आपको हैंड ओवर करती है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो यही है कि कंट्रीज के बीच में, जिस कंट्री मतलब जैसे कि इंडिया है, वहाँ पे क्राइम करके इंडिया का पर्सन जो है वो भाग गया है दूसरी कंट्री में। दूसरी कंट्री कोई भी हो सकती है, यूके, यूएस, जहाँ भी वो भागा है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि दोनों कंट्रीज के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो है वो साइन होनी चाहिए। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, एग्रीमेंट या अरेंजमेंट्स, कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो है वो साइन होना चाहिए। अभी तक अगर हम बात करें तो इंडिया ने 48 कंट्रीज के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज को साइन किया है। वहीं 12 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे इंडिया ने एक्स्ट्राडिशन अरेंजमेंट्स को साइन किया है। बोलने का मतलब है ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज जहां पे हम सोच सकते हैं कि कोई क्रिमिनल भाग सकता है, उन सब कंट्रीज के साथ बेसिकली इंडिया का जो है वो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो है वो साइन हुई है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो इंडिया के पास है कि अगर कोई क्रिमिनल ऐसे भागता है तो उसको जो है वो वहां से वो वापिस इंडिया ला सकते हैं, ताकि उसको जो है वो सजा दी जा सके। और अब बात आती है कि भाई कोई कंट्री किसी कंट्री के साथ ये जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी या अरेंजमेंट या एग्रीमेंट है ये साइन क्यों करेगी, इसका पर्पस क्या है? इसका तो सीधा सा पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है कि हर कंट्री चाहती है कि उसकी जो कंट्री में लोग हैं वो आराम से रहें, कोई ऐसे जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाए। कोई नहीं चाहता कि जो क्रिमिनल्स हैं दूसरी कंट्री में क्राइम करके आए और उनकी कंट्री में रहें। फिर हो सकता है थोड़े टाइम बाद वो, क्योंकि उनको सज़ा तो मिली नहीं, तो थोड़े टाइम बाद उनका कीड़ा फिर जाग जाएगा, फिर वो कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करेंगे और वो उनकी कंट्री में करेंगे। तो कोई नहीं चाहता कि ऐसा क्रिमिनल्स का कोई हब जो है वो अपनी कंट्री में तैयार कर ले। इसीलिए ये ट्रीटीज जो है वो साइन की जाती है और इसीलिए जो कंट्रीज हैं वो आपस में कॉपरेशंस बनाती हैं, ताकि सोशल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अचीव किया जा सके। अब बात आती है कि रिक्वेस्ट भेजने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। बेसिकली कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं जो फुलफिल करोगे तभी जो दूसरी कंट्री है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी। अब जो रिक्वायरमेंट्स हैं, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जिस एक्ट के लिए आप एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट भेज रहे हो वो एक्ट आपकी कंट्री में तो क्रिमिनल एक्ट है, लेकिन क्या वो दूसरी कंट्री में भी क्रिमिनल एक्ट ही है, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। क्योंकि हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर डाउरी आपकी कंट्री में क्रिमिनल एक्ट है, लेकिन हो सकता है कि दूसरी कंट्री में ऐसा कोई लॉ ही ना हो डाउरी के लिए, क्योंकि वहां तो ऐसा कोई दहेज प्रथा वाली चीजें चलती ही ना हो, तो वहां पे तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं उसको क्रिमिनल एक्ट मानने के लिए। तो ये चीज भी आपको देखनी पड़ती है। अब ये भी आपको देखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि ऐसा क्रिमिनल जिसने कि आपकी कंट्री में भी नुकसान किया है, दूसरी कंट्री में भी नुकसान किया है, अब उस दूसरी कंट्री ने उसको अरेस्ट करके उसको पनिशमेंट दे दी है, तब भी आप एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट नहीं मांग सकते। क्योंकि आप एक पर्सन को दो देश का लॉ नहीं चलेगा उसको पनिशमेंट देने के लिए। आप ये नहीं कह सकते कि उसने हमारी कंट्री में ज़्यादा नुकसान किया है। इसका एग्जाम्पल है कि जब वो 26/11 वाला जो मास्टरमाइंड था जिसने अटैक्स करवाए थे, उसको यूएस ने ऑलरेडी पकड़ लिया था। तो इंडिया जो है वो ये नहीं कह सकता कि हमारे तो ज्यादा लोग मारे हैं, आप हमें हैंड ओवर कर दो, क्योंकि उसको ऑलरेडी वहां पे पकड़ के उसको पनिशमेंट वहां पे दे दी है। तो ये कुछ बेसिस हैं, मतलब आपको ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। उसी तरह से ऐसे एक्ट होने चाहिए जो बहुत ही सीरियस नेचर के हों, जिसमें कि मनी लॉन्ड्रिंग आप रख लो, करप्शन आप रख लो जो आपने बहुत बड़े लेवल पे किया है, इसके अलावा आप टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। ऐसे जब मैटर्स होते हैं ना, वहां पे एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट जाती है। ये नहीं कि छोटे मोटे चोरी चिकारी कुछ ऐसी
करिए और उसके लिए आप सोचो कि एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस नेचर के क्राइम्स होते हैं, मर्डर करने वाले, ऐसी जब एक्टिविटीज़ होती हैं, ऐसे जब एक्ट होते हैं, वहाँ पे एक्स्ट्राडिशन जो रिक्वेस्ट है वो भेजी जाती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री के द्वारा। और ये जो पूरा प्रोसेस है भेजने का, वो आप क्या करते हो कि ऐसा भी नहीं आप कर सकते कि आप सिर्फ सस्पेक्ट के बेसिस पे, कि आपको लगता है कि उसने ये क्राइम किया है, वो भाग गया। आपको पूरे एविडेंस, आप ये नहीं बोलोगे कि हाँ पहले वो बंदा वहां से आ जाएगा उसके बाद आप सोचो कि एविडेंस कलेक्ट करोगे। आप जब पूरी तरह से श्योर हो और आपने पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली है, आपने जो है वो प्रूफ दिखा दिए हैं, प्रूफ आप पूरी फाइल जो है वो बनाकर भेजते हो कि इस पर्सन ने ही ये क्राइम किया है, इसलिए इसको वापस हमें हैंड ओवर करो। जो कंट्री रिक्वेस्ट भेज रही है उसका ये काम है कि पूरे एविडेंस होने के बाद ही आप जो है वो रिक्वेस्ट भेज सकते हो। सिर्फ इस बेसिस पे कि हाँ वो पर्सन हो सकता है, इस बेसिस पे आप रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते, क्योंकि दूसरी कंट्री सेटिस्फाइड होगी तभी जो आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट करेगी। अब यहाँ पे बात आती है कि प्रोसेस चलता कैसे है। तो सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन वाली जैसे बात आई, तो पुलिस जो डिपार्टमेंट है वो क्या करता है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब उसके पास प्रूफ आ जाते हैं, इनफ प्रूफ, जहाँ पे आप उसका क्राइम, जिस क्राइम के लिए आप उसको मांग रहे हो वापस, उसको आप जो है वो प्रूफ कर पाओ, तो आप गवर्नमेंट को अप्रोच करते हो कि भाई हमें इसकी एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट को अप्रोच करती है और वो गवर्नमेंट जो है वो आगे उनके जो कोर्ट्स होते हैं वहाँ पे फाइल जाती है। फिर उस पर्सन को जो है वो लाया जाता है, मतलब वहाँ की पुलिस पकड़ती है, कोर्ट में उसको जो है वो प्रेजेंट करती है। वहाँ पे अगर वो अपना पक्ष रखना चाहे तो वो अपना पक्ष रखता है। उसके बाद वहाँ की कोर्ट डिसाइड करती है कि हाँ इसको वापस भेजना है या नहीं भेजना है। तो ये तो पूरा प्रोसेस है कि किन किन बेसिस पे जो है वो एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट जो है वो मांगी जा सकती है। और वहीं भी अगर बात करें, किसी भी कंट्री के पास ये पूरा राइट है कि वो अपने सिटीजन्स, अपने नेशनल्स के अगेंस्ट कोई ऐसी रिक्वेस्ट आती है तो उसको मना कर सकती है। वो ऑफर कर सकती है कि हम अपनी ही कंट्री में उसको अरेस्ट करके उसके ऊपर ट्रायल चलाएंगे अपने लॉज के अकॉर्डिंग, लेकिन वो उसकी एक्स्ट्राडिशन देने से मना कर सकती है, उसको हैंड ओवर करने से मना कर सकती है। कोई भी मिलिट्री नेचर का कोई क्राइम है उसके लिए मना कर सकती है, कोई पॉलिटिकल नेचर का क्राइम है उसके लिए भी मना कर सकती है। और आपको मैं थोड़ा सा लेटेस्ट एग्जाम्पल अगर दूं, जैसे कि कनाडा में कुछ ऐसे लोग रह रहे हैं जिनको इंडिया ने टेररिस्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। तो इंडिया कह रहा है कि उन्हें हमें हैंड ओवर करो, लेकिन कनाडा कहता है कि वो हमारे सिटीजन्स हैं, हमारे नेशनल्स हैं। ठीक है, तो वो डिस्प्यूट तो शायद आपको सबको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन अगर अभी डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। लेकिन बेसिकली इंडिया जिनको रिक्वेस्ट कर रहा है वो कनाडा के सिटीजन्स हैं, उनको वहाँ की सिटीजनशिप मिल चुकी है। कनाडा जो है वो इंडिया की एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता इस बेसिस पे, क्योंकि वो उनके अपने नेशनल्स हैं। तो ऐसे और भी बहुत सारे फैक्टर्स बनते हैं जहां पे कंट्रीज मना कर देती हैं किसी कंट्री की एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट को। अब अभी आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं तो एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस था विजय माल्या वाला, जो सबको पता होगा आई गेस। और अभी तक विजय माल्या जो है वो इंडिया नहीं लाया गया है, क्योंकि उसका रीजन है कि वो यूके भागा था क्राइम करके, और उसके बाद रिक्वेस्ट भेजी गई इंडिया से, एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट भेजी गई और वहां की कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट भी किया और विजय माल्या को वापस जो है वो हैंड ओवर करने के लिए ऑर्डर भी दे दिया। उसके बाद उसने अपील करी हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट से भी वहां वो हार गया, लंदन हाई कोर्ट से भी। वहां पे भी उसको बोल दिया गया कि इसकी एक्स्ट्राडिशन हो जानी चाहिए, उसको हैंड ओवर कर देना चाहिए इंडिया को। लेकिन अभी तक भी वो इंडिया वापस नहीं आया है और उसका रीजन है कि उसके बाद ह्यूमन राइट्स वाले बीच में आ गए हैं। तो अभी तक भी लीगल प्रोसेस ही चल रहा है जिसकी वजह से वो वापस इंडिया नहीं आया है। अब ह्यूमन राइट्स वालों का ये प्रॉब्लम है कि वो ये कह रहे हैं कि विजय माल्या जो है जिस जेल में जाएगा वहां रहने लायक वो जगह नहीं है, मतलब कि जो इंडिया की जेल्स की कंडीशंस है वो रहने लायक नहीं है, इसीलिए उसका जो एक्स्ट्राडिशन है वो अभी तक रुका हुआ है। तो कोई भी कंट्री को ऐसा लगता है कि जिस पर्सन की हम एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको वापस हैंड ओवर कर रहे हैं, उसकी जान को खतरा है, ठीक है, वो अच्छी कंडीशन में उसको नहीं रखा जाएगा, उसके साथ बदसलूकी की जाएगी, तो उस पर्सन की जो है वो एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो मना कर सकते हैं उसको हैंड ओवर करने से। तो ये राइट्स जो है वो दोनों ही कंट्रीज के पास होते हैं। जहां पे अच्छे रिलेशन है, बेसिकली बोलने का मतलब कि जहां पे कंट्रीज के अच्छे रिलेशंस है वो इन चीजों को अच्छे से फॉलो करती हैं, नहीं तो रिक्वेस्ट तो जाती है लेकिन उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। और वैसे ही विजय माल्या वाला केस है, उसके बाद नीरव मोदी वाला केस है, नीरव मोदी भी अब तक इंडिया वापस नहीं आया है।
तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं क्योंकि इन लोगों के पास पैसा भी होता है, तो ये ह्यूमन राइट्स वालों को आगे कर देते हैं कि वहाँ की जेल्स की कंडीशंस देखो, वहाँ कोई कैसे रह सकता है। कि कंक्लूजन बात करूँ, जब दोनों कंट्रीज के आपस में रिलेशन अच्छे होते हैं ना, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। नहीं तो क्या होता है कि एक कंट्री रिक्वेस्ट भेजती रहती है, दूसरी कंट्री जो है वो रिजेक्ट करती रहती है। लेकिन अल्टीमेटली हमारे पास ये ऑप्शन ज़रूर होता है कि अगर कोई पर्सन ऐसा कुछ गलत करके गया है तो उसको वापस लाया जा सकता है। खैर, जो विजय माल्या, नीरव मोदी जो अभी तक नहीं आए हैं, उनका अभी तक लीगल प्रोसेस चल ही रहा है। हो सकता है कि उनको लाया जा सके क्योंकि यूके के साथ हमारे रिलेशन इस टाइम अच्छे चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल उसने आगे कर रखा है ह्यूमन राइट्स वालों को। ये सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इस पूरे प्रोसेस को। लेकिन आई होप आपको प्रोसेस जरूर समझ आया होगा कि कैसे ये चीजें काम करती हैं। किसी भी क्रिमिनल बच नहीं सकता, किसी भी क्रिमिनल को लाया जा सकता है, उसको पनिशमेंट दी जा सकती है, लेकिन यहाँ पे बात आती है कॉपरेशन की। जो कंट्रीज हैं वो भी अगर कॉपरेट करें तो ये चीजें जो है वो अचीव करना थोड़ा इजी हो जाता है। आई होप जो चीजें मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है वो आप तक जरूर पहुंची होगी। इसके अलावा अगर आपको बहुत ही डिटेल में किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के बारे में या एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ हमारी ट्रीटीज क्या कहती हैं, पॉइंट्स क्या कहते हैं, वो पढ़ने हैं तो आपको इजीली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पे वो सारी पीडीएफ्स मिल जाती हैं, आप वहां से जाके पढ़ सकते हो। मैंने आपको थोड़ा सा एक जो पूरा प्रोसेस है वो समझाने की कोशिश किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर जाना। और अब आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए बाय बाय।